गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सैलरी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं सी इंटर के लिए आपका। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविडेंट फंड, पेज नंबर 3.38 पे। कल हमने लीव इनकैशमेंट का टॉपिक खत्म किया था। अब हम प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ेंगे। पीएफ इसे शॉर्ट में बोलते हैं, आपने सुना होगा काफ़ी लोगों से पीएफ। पहले हम इसे रफली समझते हैं, फिर आपके मॉड्यूल से पढ़ लेंगे। प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट में बोला जाता है पीएफ। इसे हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। निधि मतलब सेविंग, फ्यूचर के लिए एक सेविंग है प्रोविडेंट फंड। और ये कंपलसरी होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको एम्प्लॉय के लिए पीएफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है पर मंथ। आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि आपकी सैलरी का वो 5% पीएफ अकाउंट में डालेगा, तो एक लाख का 5% हो गया 5000। ये डिडक्ट हो जाएंगे, आपको 95,000 ही सैलरी दी जाएगी। 5000 वो एक पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा, जहाँ टैक्स वालों ने कह रखा है कि आप यहाँ पे पीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। उस अकाउंट में वो 5000 डालेगा अपने भी। आपका तो हो गया कंट्रीब्यूशन, ये ओन कंट्रीब्यूशन हुआ आपके 5000 प्लस वो खुद भी 5000 एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन जमा कराएगा। आपके अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपये जमा होते रहेंगे अप टू रिटायरमेंट, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। और इस पे हर साल आपको इस पैसे पे ब्याज भी मिलता रहेगा। और जब आप रिटायर्ड होंगे तो एक लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, जिसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा। आप पहले भी निकाल सकते हैं, कुछ कंडीशन है, जो नहीं आप रिटायरमेंट का वेट करें। कई लोगों के घर, जैसे मान लीजिए बेटी की शादी है या आपको घर बनवाना है, एजुकेशन पूरी करनी है, तो कुछ कंडीशन में आप पीएफ का पैसा पहले भी निकाल सकते हैं, जो नहीं आप रिटायरमेंट का वेट करें। पर जनरली लोग रिटायरमेंट पे ही निकालते हैं इस पैसे को, क्योंकि उसके बाद आपको आपकी जो सैलरी है वो कम हो जाती है, आपको पेंशन पे गुजारा करना पड़ता है, तो एक लमसम अमाउंट आपको मिलता है आपके फ्यूचर के लिए। तो अब ये तो पीएफ का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय की सैलरी से भी कुछ काटा जाता है और एम्प्लॉयर भी अपने पास से पैसे जमा कराता है, मैचिंग कॉन्ट्री करता है। जनरली जितना अमाउंट वो आपकी सैलरी से काटता है उतना ही वो भी जमा कराता है, और एक पीएफ अकाउंट खोला जाता है, उसमें जमा कराया जाता है और हर महीने ऐसा होता है अप टू द रिटायरमेंट, और विथ इंटरेस्ट आपको एक लमसम अमाउंट रिसीव हो जाता है। अब हमें तो पीएफ के बारे में और डिटेल में पढ़ना है, टैक्स ट्रीटमेंट समझना है। अब पीएफ भी 4 तरीके के हो सकते हैं। 4 तरीके का होता है पीएफ अकाउंट। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नाम से पता चल रहा है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मेंटेन करते हैं। एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे टैक्स वालों ने बोल रखा है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब जहाँ पे टैक्स वालों ने बोल रखा है कि आप यहाँ पैसा जमा करा सकते हैं पीएफ का। ऐसे नहीं कि आप हर कहीं जमा कराएं। जो टैक्स वालों ने एक लिस्ट दे रखी है कि इन्हीं जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीएफ के पैसे को एम्प्लॉय के लिए, तो वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा। एक होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे टैक्स वालों ने तो मना कर रखा है, पर फिर भी आप वहाँ पे पीएफ का पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे ब्याज ज़्यादा मिलता है, पर वो रिस्की एरिया होते हैं। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, जिसे इनकम टैक्स कमिश्नर से वो अप्रूव नहीं है वो इन्वेस्टमेंट प्लान, फिर भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसे का, तो वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा। और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मान लीजिए मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ सर, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, तो मेरा तो कोई एम्प्लॉयर होगा ही नहीं, राइट, एम्प्लॉयर नहीं होगा। पर आप भी चाहे तो पीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में, जो नेशनलाइज बैंक हैं या शेड्यूल्ड बैंक हैं, जो आरबीआई की लिस्ट में आते हैं। अब उन बैंकों में जाके पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। नाम से पता चल रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पब्लिक का कोई भी आदमी ये अकाउंट खुलवा सकता है। वहाँ पे एम्प्लॉयर का नहीं होगा पैसा, केवल आपको ही पैसा जमा कराना होगा, विद इंटरेस्ट आपको एक टाइम बाद अमाउंट रिसीव हो जाएगा। जनरली 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए आप पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो 15 साल बाद आपको विद इंटरेस्ट एक लमसम अमाउंट रिसीव होता है। तो ये तो 4 तरह के पीएफ हो गए, ठीक है। पर हमें एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, हमें तो टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ना है, हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं सर, टैक्स लगेगा ही नहीं लगेगा वो पढ़ना है। तो हम फटाफट रफली समझ लेते हैं। एक तो आप पढ़ चुके कि पीएफ में एक तो आपका पैसा होगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, आप कॉन्ट्री करेंगे, राइट। एक आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्री करेगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। एक आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और जो एम्प्लॉयर ने पैसा जमा कराया उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। एक तो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें टैक्स ट्रीटमेंट देखना है, और जब आप रिटायर्ड होंगे तो रिटायरमेंट पे पैसा आपको रिसीव होगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आप कितना भी कॉन्ट्री कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा।
आपको किसी भी रेट से इंटरेस्ट मिल सकता है, जो भी इंटरेस्ट की रेट चल रही होगी उस पीएफ अकाउंट में आपको उस रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा। जनरली एफडी की रेट से ज़्यादा होता है पीएफ अकाउंट में। एम्प्लॉयर कितने ही पैसे जमा करा सकते हैं आपके बिहाफ पे, उस अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉयर के पैसे पे भी, और रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिलेगा वो भी फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, फिर इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अगर आप ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो आप कितना ही पैसा कॉन्ट्री कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। आपके पैसे पे कितना भी ब्याज मिल सकता है, 10%, 15%, किसी भी रेट से मिल सकता है, कोई इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना भी हो सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे वो भी माफ़ हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? अब बात करते हैं, मैं ऐसी जगह जॉब करता हूँ जहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया गया है, जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड होते हैं। जो फंड, जो भी जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, जो प्लान इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसके टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ड्यूरिंग द सर्विस एम्प्लॉय तो कितना भी जमा करा सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सैलरी में से जा रहा है। इंटरेस्ट किस्म जो है, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो 9.5% से ज़्यादा नहीं मिल सकता। इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट आपके पर और आपके एम्प्लॉयर पर 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। अगर 9.5% से ज़्यादा ब्याज आपको मिल रहा है तो जो एक्सेस ब्याज आपको मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। 9.5% तक तो माफ़ हो जाएगा पर एनम, ये पर एनम है रेट। अगर 9.5% से ज़्यादा आपको ब्याज मिला है तो वो फुली टैक्सेबल होगा। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कोई टैक्स नहीं लगेगा। मालिक का जो आपके बिहाफ पर कॉन्ट्री कर रहा है, जो पैसे जमा करा रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपको पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑल्दो कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी, जैसे कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा आपने लगातार उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया हो। तो आप 5 साल या उससे ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और फिर आप पैसा लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। पर ये 5 साल वाली 5 साल की कंडीशन भी छोड़ दी जाएगी अगर किसी रीज़न से एम्प्लॉय काम करने के अयोग्य हो गया था। कई बार एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो 5 साल से ज़्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये 5 साल कंडीशन को वेव ऑफ किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। फटाफट दोबारा रिवाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक ऐसा प्रोविडेंट फंड होता है जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड होता है। इसमें आप तो कितना भी जमा करा सकते हैं, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड कुछ नहीं होगा, पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.5% तक ही माफ़ होगा। एम्प्लॉयर भी कितना ही जमा करा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.5% तक ही माफ़ होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे। अगर 9.5% पर एनम से ज़्यादा आपको ब्याज मिल रहा है तो टैक्स आपको देना होगा। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो पैसा मिलेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से वो एग्जेम्प्ट होगा। तो ठीक है, सब्जेक्ट टू आपने कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया हो। अब बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नाम से पता चल रहा है एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू अप्रूव नहीं है। मतलब इन अकाउंट्स में पैसे जमा नहीं करा सकते, पर लोग कराते हैं क्योंकि वहाँ ब्याज ज़्यादा मिलता है। फिर भी आप करा रहे हैं तो करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनकम टैक्स से अप्रूव नहीं होता है। तो इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि वो तो सैलरी में से कॉन्ट्री किया जा रहा है। अब जो आपके इंटरेस्ट है वो किसी भी रेट से मिल सकता है, इंटरेस्ट पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर भी कितना ही जमा करा सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर के जो कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट हो जाएंगे या जब इस अकाउंट से आप पैसे निकालेंगे, तो जो पैसा मिलेगा, जो अमाउंट आपको रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें 4 हिस्से हैं। उस अमाउंट के 4 टुकड़े किए जाएंगे। एक तो आपका हिस्सा है जो इतने सालों तक आपने कॉन्ट्री किया, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक आपके हिस्से पे ब्याज मिल रहा था आपको इतने साल तक, वो है इस पे। एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इसमें, प्लस उसके हिस्से पे ब्याज जो आपको मिल रहा था इतने साल तक। यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिलेगा उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब इस पर टैक्स ट्रीटमेंट समझते हैं। आपका हिस्सा जो है, आप जो कॉन्ट्री कर रहे थे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, वो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में से दिया जा रहा था। हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं, वो ऑलरेडी टैक्सेबल होता है, तो आपके हिस्से पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा दोबारा।
पर जो आपके हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। टैक्स वालों ने बोला फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं है। तो जो एम्प्लॉय के हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिला उसको वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, आपको इस पर टैक्स देना होगा। और जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोनों सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फटाफट रिवाइज करते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक ऐसा प्रोविडेंट फंड होता है जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव नहीं होता है। तो इसमें ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड तो कोई टैक्स नहीं लगता, आपका हिस्सा भी माफ होगा। आपके हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड वो एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट होगा। ड्यूरिंग सर्विस पीरियड जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होगा। पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो पैसा मिलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, उसमें 4 हिस्से होंगे, ऑब्वियसली 4 टुकड़े किए जाएंगे उस अमाउंट के। आपका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड इतने सालों का, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर आपके हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्वेश्चन आपको बता देगा कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उस पर जो इंटरेस्ट मिला इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये 3 अकाउंट तो केवल सैलरीड पर्सन ही खोल सकता है। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो इन तीनों में से एक अकाउंट होगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो सकता है, या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो पब्लिक का कोई भी आदमी खोल सकता है, चाहे वो जॉब करता हो या जॉब नहीं करता हो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी खोल सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जॉब नहीं करते हैं। तो पीपीएफ में जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो तो एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी रेट से इंटरेस्ट मिल सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो यहाँ होगा ही नहीं, उसके हिस्से पे ब्याज भी नहीं होगा। और जब 15 साल बाद जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो पैसा निकलेगा उसकी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। यानी पीपीएफ में आप कितना भी जमा करा सकते हैं, किसी भी रेट से इंटरेस्ट मिलता है, कोई टैक्स नहीं मिलेगा। और एक सर्टेन जो इसकी कंडीशन है कि 15 साल बाद जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, इस अकाउंट से कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। और पीपीएफ अकाउंट, पीएफ में जब भी आप पैसा जमा कराते हैं तो 80C में डिडक्शन मिलती है। अभी आप एक डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। डिडक्शन जब 5 हेड पूरे हो जाएंगे, आपको 5 हेड तो आप पढ़ चुके हैं। इनकम कमाने के बहुत से तरीके हैं, पर टैक्स वालों ने 5 तरीकों, इनकम कमाने के तरीकों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आप पढ़ ही रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किराया मिलता है मकानों का, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, जो आप आगे पढ़ेंगे। अगर आप कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आप कोई असेट बेचते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हैं आप, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। और जो इन चारों हेड में नहीं आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, जैसे इंटरेस्ट मिला, लॉटरी खुल गई, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। 5 हेड बनाए गए। हेड बनाने के पीछे लॉजिक है, हर हेड में टैक्स की जो कैलकुलेट करने के तरीके हैं वो अलग हैं, अलग तरीके से एडजस्टमेंट है, इसे हेड्स बनाए गए हैं। जब पूरे हेड्स हो जाएंगे, आपकी जो 5 हेड की इनकम आती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड का टोटल कराता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से कुछ डिडक्शन मिलती है। टैक्स वाले आप सेविंग को प्रमोट करते हैं तो कहते हैं अगर आप यहाँ पैसा जमा कराते हैं या यहाँ दान देते हैं, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, सेविंग को प्रमोट करने के लिए, वो आपको डिडक्शन देते हैं, छूटे देते हैं, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से घटाई जाती हैं। तो ऐसे अगर आप पीएफ में पैसे जमा कराते हैं तो टैक्स वाले बोलते हैं हम आपको टैक्स में छूट देंगे, हम 80C की डिडक्शन देंगे। यानी आपकी जो इनकम है हर साल की जीटीआई जो आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से जितना आपने पीएफ में पैसा जमा कराया वो घटा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं किस किस में घटाया जाएगा। 80C की डिडक्शन कब हम मिलेगी नहीं मिलेगी। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में मिल जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी आपको डिडक्शन दी जाएगी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि तो मना कर रखा है टैक्स वालों ने, ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पैसे जमा कराते हैं तो 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी आपकी इनकम को कम नहीं किया जाएगा। डिडक्शन देने से आप इतना तो समझ ही रही हैं, डिडक्शन जब देते हैं टैक्स वाले तो आपकी इनकम कम हो जाती है और ऑब्वियसली आपको कम टैक्स देना पड़ता है। पर अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराते हैं तो 80C की कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी 80C की डिडक्शन मिल जाएगी, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में मिल जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मिल जाएगी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिल जाएगी, पर 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए। तो पीएफ एक तरह से आपको समझ में आ गया। पीएफ एक फ्यूचर सेविंग है, फ्यूचर के लिए आपका अमाउंट हर महीने जब आप जॉब करते हैं तो कटता रहता है और एक टाइम पीरियड बाद जब आप रिटायर्ड होते हैं आपको पैसा मिल जाता है। अब हम आपके मॉड्यूल से रीड कर लेते हैं। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम इंटेंडेड, जो कि बनाई गई है टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट, आपको फायदा पहुंचाने के लिए,
टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। यानी आपको पीएफ का पैसा कटवाना ही पड़ेगा, सर्विस में रहते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी महंगाई ज़्यादा है, मेरे को तो पूरी सैलरी दे दो, मैं देख लूँगा मेरा फ्यूचर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। वरना हर घर में बागबान मूवी बनेगी अमिताभ बच्चन की, कल को अगर आपके बच्चों ने आपको रखने से मना कर दिया तो आपके पास रिटायरमेंट पे आएगा क्या पैसा। तो पीएफ एक फ्यूचर सेविंग है जो आपको करनी चाहिए। अंडर दिस स्कीम अ स्पेसिफाइड सम इज डिडक्टेड, एक अमाउंट कटेगा आपकी सैलरी से फ्रॉम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ईच मंथ, हर महीने, और एट रेगुलर इंटरवल टाइम टू टाइम एज इज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द फंड। आप भी अपना पैसा इस फंड में कॉन्ट्री करेंगे। द एम्प्लॉयर ऑल्सो, एम्प्लॉयर भी पैसा जमा कराएगा आपके बिहाफ पे, आपका जो मालिक है वो भी कॉन्ट्री करेगा। द एम्प्लॉयर ऑल्सो जनरली कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने पास से जमा कराएगा टू द फंड। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय आर इन्वेस्ट इन अप्रूव सिक्योरिटीज, इन मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा। इंटरेस्ट अर्न देयर ऑन इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, और हर साल आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा जो आपके पैसा है उस पर। दस क्रेडिट बैलेंस इन अ प्रोविडेंट फंड, क्रेडिट बैलेंस ही होगा ऑब्वियसली, पैसे ही जमा होते जाएंगे उसमें आपके फंड अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी उस फंड में 4 लोगों के पैसे होंगे, यानी 4 अमाउंट होंगे। एक तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उस फंड में, आपने पैसे जमा कराए। एक इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, आपके हिस्से पे जो हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, और उस पर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जब अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हो जाएगा चारों का पैसा, इज पेड टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। या तो आप रिटायरमेंट पे ले सकते हैं पैसे, या रेजिग्नेशन पे ले सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर डेथ हो जाती है उस एम्प्लॉय की, तो उसके लीगल हायर्स मतलब उत्तराधिकारी, उसके बेटे को या पत्नी को पैसे मिल जाएंगे, उसके बच्चों को, बेटी को मिल सकते हैं पैसे, बेटे को मिल सकते हैं। जो भी लीगल हायर है जिसे वो नॉमिनी बना के गया अपने बिहाफ पे एम्प्लॉय, उसे मिल जाएंगे। और अगर नॉमिनी नहीं बना के गया है वो एम्प्लॉय और डिस्प्यूट हो रहा है, उसकी फैमिली में लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है मैं लूँगा पापा के पैसे, वो कह रहा है मैं लूँगा, तो ऑब्वियसली फिर कोर्ट डिसाइड करेगा किसे वो देगा। द प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्मॉल सेविंग, एक तरह से सेविंग करने का जरिया है, छोटी छोटी बचत अवेलेबल टू द गवर्नमेंट के पास होती है। द इनकम टैक्स एक्ट गिव सर्टेन डिडक्शन मिलती है, आपको छूट मिलती है ऑन सेविंग इन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अगर आप पीएफ में पैसे जमा कराते हैं तो टैक्स वाले आपको एटीसी में डिडक्शन देते हैं, यानी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर देते हैं और आपको टैक्स में फायदा मिलता है। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड कितने तरीके हो सकते हैं आप पढ़ चुके हैं अभी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो इनकम टैक्स कमिश्नर से इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मींस अ प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कमिश्नर अप्रूव करते हैं कि आप यहाँ पैसा जमा करा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। इट इज गवर्न बाय पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर्ड होते हैं। एक लिस्ट दे रखी होती है कि आप इन जगह पैसे, पीएनबी हो गया, कोई म्यूचुअल फंड हो गया, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस शेड्यूल कंटेन वेरियस रूल रिगार्डिंग द फॉलोइंग, इसमें रूल होते हैं रिकॉग्निशन ऑफ फंड कि आप कहाँ पैसे जमा कराएंगे, एक तो ये बताया जाएगा। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है इस फंड में। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस की, जो पैसा मिलेगा इकट्ठा हो जाएगा तब क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्स में, एक्सेट्रा। अ फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट बना हुआ है 1952 पीएफ का, विल ऑल्सो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड खोला जाता है। तो इतनी लंबी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नाम से पता चल रहा है, अ फंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं जनरली। द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज गवर्न बाय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग गवर्न होता है। इट अप्लाई टू एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, एम्प्लॉय पर अप्लाई होता है, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आप समझते हैं जिनकी जैसे आपका कोई आपने कोई कॉलेज खोल लिया गवर्नमेंट ने, पर गवर्नमेंट फंड कर रही है, फंड्स गवर्नमेंट दे रही है, तो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के चलेंगे, पर मैनेजमेंट प्राइवेट लोग कर रहे हैं, तो एक तरह से वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट का दखल होता है, या तो आपको पैसे से मदद कर रही है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रही है, तो वो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज ऑपरेटेड अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। अ मेंबरशिप ऑफ द फंड इज ओपन टू एवरी इंडिविजुअल, यानी जनता का, पब्लिक का कोई भी आदमी अकाउंट खुलवा सकता है। दो इट इज आइडियली सूटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जनरली ये सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए होता है जो जॉब नहीं करते, कहीं खुद का बिजनेस करते हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो भी आप यहाँ पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी एक सैलरीड एम्प्लॉय इन तीनों में से कोई एक अकाउंट मेंटेन कर सकता है। जहाँ आप जॉब करते होंगे या तो वहाँ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होगा, इन तीनों में से एक अकाउंट होगा। और आप चाहें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी मेंटेन कर सकते हैं। पर जनरली ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो खुद का बिजनेस करते हैं और पीएफ का बेनिफिट लेना चाहते हैं। A salaried employee may also contribute to public provident fund in addition to fund operated by his employer। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप इस अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं चाहें तो। An individual may contribute to the fund on his own behalf, आप अपने behalf पे जमा कराएंगे, as also on behalf of minor of whom he is a guardian, आप किसी बच्चे के behalf पे भी यहाँ पैसे जमा करा सकते हैं जो कि माइनर है। For getting a deduction under section 80C में डिडक्शन लेने के लिए a member is required to contribute to the public provident fund a minimum of ₹500 in a year। 500 रुपये से शुरू हो जाता है, कम से कम 500 रुपये तो आपको कॉन्ट्रीब्यूट करने ही होंगे। द मैक्सिमम अमाउंट दैट में क्वालिफाई फॉर डिडक्शन दिस अकाउंट 150 एज पर पीएफ रूल, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। जमा तो ज़्यादा भी करा सकते हैं, पर टैक्स वाले आपको 80C में यानी जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक ही घटाएंगे। अगर आपने 5 लाख रुपये जमा कराया पर छूट तो 1.5 लाख रुपये की ही मिलेगी। A member of PPF may deposit his contribution in as many installments multiple ₹500 as is convenient to him। आप 500 रुपये के हिसाब से जो छोटा छोटा अमाउंट आप जमा करा सकते हैं किश्तों में, जितना आपको सूट करे, 500 या 1000, मल्टीपल ऑफ 500। देखिए 500 करा सकते हैं हर महीने, या 1000, 1500, 2000, 2500, ऐसे 500 के मल्टीपल में आप जमा करा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मे बी पेड टू एट एनी ऑफ द ऑफिस और ब्रांच ऑफ ऑफिस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवा सकते हैं आप ये अकाउंट, या इट्स सब्सिडीज की, और कोई भी स्पेसिफाइड ब्रांचेस बैंक और एनी पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। तो ये तो नॉलेज के लिए दे रखा था ऊपर वाला मटेरियल। अब टैक्स का ट्रीटमेंट हमें समझना है कि टैक्स कितने पे लगेगा और कितने पे नहीं लगेगा। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पीरियड की बात की जा रही है। एक हो सकता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें दे रखा है। देखिए अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी के 12% से ज़्यादा जमा नहीं करा सकता। हाँ, ये बताना रह गया था, मैंने इंटरेस्ट के बताया था। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी के 12% से ज़्यादा अगर कॉन्ट्री कर रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। अगर 12% तक जमा करा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में। मैं पहले रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को ही पूरा कर देता हूँ। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके, आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C वेयर एन एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15BAC। यानी आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में टैक्स नहीं दे, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोलने, न्यू टैक्स रिजिम बोलने। अगर आप नॉर्मल रेट से टैक्स देंगे एक तो न्यू टैक्स रिजिम में, जैसे डिफॉल्ट टैक्स रिजिम भी बोला जाता है, जिसमें कम रेट से टैक्स देना होता है, तो फिर आपको बहुत सारी डिडक्शन उसमें नहीं मिलती हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से टैक्स देंगे तो ये वाली छूट आपको नहीं मिलेगी। यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर आप नॉर्मल टैक्स के रेट से ऑप्शनल स्कीम से टैक्स दे रहे हैं तो ही आपको 80C की डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट जो मिलेगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे तो पढ़ा दिया था कि 9.5% तक ही माफ़ होगा। अगर 9.5% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा, और इंटरेस्ट जो आपके हिस्से पे मिल रहा है एम्प्लॉयर के वो भी 9.5% से तक माफ़ होगा। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स आपको देना होगा। और दो कुछ पॉइंट्स है जो भी नीचे पढ़ेंगे। तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को समझ में आ गया होगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप तो कितना ही कॉन्ट्री कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, पर आप जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी के 12% से ज़्यादा कॉन्ट्री नहीं कर सकता। अगर वो 12% से ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहा है तो एक्सेस अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मल रेट से टैक्स देते हैं, ऑप्शनल टैक्स स्कीम चुनते हैं, तो आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चुनते हैं, न्यू टैक्स की रेट से न्यू रेजिम चुनते हैं टैक्स का, तो ये 80C की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट 9.5% तक माफ़ होगा, चाहे आपके हिस्से मिल रहा हो चाहे एम्प्लॉयर के हिस्से पे मिल रहा हो। 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स आपको देना होगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो समझ गया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, कुछ नहीं होगा। एक पर 80C की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट किसी भी रेट से मिल रहा है कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड की बात हो रही है। किसी भी रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, 20%, 15%, कोई टैक्स नहीं लगेगा ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट।
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की अगर बात करें तो एम्प्लॉयर तो कितना भी जमा करा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम नहीं चुनते हैं, यानी ओल्ड टैक्स रिजिम या ऑप्शनल टैक्स रिजिम से टैक्स देते हैं, तो एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी। ये आप इंटरेस्ट किसी भी रेट से मिल सकता है, एग्जेम्प्ट होगा। पर आपके हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी एक लिमिट है, जो अभी आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स देना होगा आपको। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर तो होगा ही नहीं, एटीसी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आपके हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फुली एग्जेम्प्ट होगा। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की बात की जा रही है कि रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा टर्मिनेशन पर। अगर इस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो फुली एग्जेम्प्ट होगा, पर कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी, वो भी अब पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता ही दिया था कि अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो जो पैसा मिलेगा उसके 4 टुकड़े किए जाएंगे। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर जो इंटरेस्ट मिला है आपके हिस्से पे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और जो एम्प्लॉयर का हिस्सा आपको मिला है और जो इंटरेस्ट मिला है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, उसके 4 टुकड़े किए जाएंगे। उन 4 आपका जो हिस्सा होगा वो तो एग्जेम्प्ट होगा। आपके हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और जो एम्प्लॉयर और उसके हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वो जो पैसा मिल रहा है वो फुली एग्जेम्प्ट होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी जो पैसा मिल रहा है फुली एग्जेम्प्ट होगा। अभी आपने पढ़ा था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर है आपकी सैलरी के 12% तक ही जमा करा सकता है। अगर 12% से ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहा है तो वो एक्सेस अमाउंट फुली टैक्सेबल होगा। पर अब सर यहाँ सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब वही है जो हाउस रेंट अलाउंस में आपने पढ़ा था, वही बता रखा है। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ मीन बेसिक सैलरी जो पे स्केल से कैलकुलेट होती है। डीएनएस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी डीए कंडीशनल है तो ही लेना है। और कमीशन एज ए परसेंट ऑफ टर्नओवर, फिक्स रेट से आपको सेल पे कमीशन मिलना है तो लेना है। यानी जो एचआरए में था सैलरी का मतलब वही है, बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन सेल। और डीए कंडीशनल कब माना जाता है? जब इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए डीएनएस अलाउंस के लिए तो आप डी को कंडीशनल बोल सकते हैं। एक तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन में ऐड होता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, या फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है। या तो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी लिखा आ जाए, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा आ जाए, या रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन में ऐड हो रहा है तो डी कंडीशन माना जाता है। तो अब इससे आगे कल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।